हेलो बच्चों। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। आगे का जो लेक्चर था उसके अंदर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया था विच आर बेस्ड ऑन द गॉस लॉ, राइट। तो उस एग्जांपल से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो सिमेट्रिकल सरफेसेस होती है, राइट, उसके लिए जो फ्लक्स हम कैलकुलेट करते हैं, राइट, वो फ्लक्स गॉस लॉ का यूज़ करके कैलकुलेट करना कितना इजी होता है। ओके, तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। जब गॉस लॉ हमने डिस्कस किया था तब मैंने आपको बताया था कि गॉस लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इवेल्युएटिंग और कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कोई कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कोई पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, राइट, वो कैलकुलेट करने में हम किसका यूज़ कर सकते हैं, गॉस लॉ का यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो वही हमारा क्या है यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। यानी इस लेक्चर में हम गॉस लॉ का यूज़ करके कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किसी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। यानी उसकी इक्वेशन को हम इवेल्युएट करेंगे, डिराइव करेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। तो जो फर्स्ट हमारा एप्लीकेशन है, राइट, उसका स्टेटमेंट क्या है, देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। यानी क्या है, हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है जिसका लेंथ कितना है, इनफाइनाइट है, राइट, और वो क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, राइट। यानी हमारे पास ये इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर किसका एग्जाम्पल होगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल होगा। किसका एग्जाम्पल होगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल होगा, राइट। तो सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है उसका जो यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो कितना है, लैम्बडा है, राइट। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, देखिए, वायर इज चार्ज विथ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्बडा का मतलब क्या होगा यहाँ पे, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, राइट। और यहाँ पे ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, राइट। यानी इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर का कोई भी यूनिट लेंथ का आप पोर्शन कंसिडर करोगे एंड यू गेट द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज रिसाइडिंग इन दैट पोर्शन। ओके, तो उस यूनिट लेंथ वाले पोर्शन के अंदर यानी एलिमेंट के अंदर जो लाइन एलिमेंट होगा हमारा, यानी जो स्मॉल एलिमेंट होगा, राइट, उसके अंदर आपको सेम अमाउंट ऑफ चार्ज मिलेगा क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह के हो सकते हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है और नेगेटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। यानी लैम्बडा ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है और लेस देन जीरो भी हो सकता है। अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, उसका मतलब क्या है कि उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसे होगा, फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा या तो आउटवर्ड रेडियली। अगर लैम्बडा लेस देन जीरो है तो उसका मतलब क्या है, द वायर इज नेगेटिवली चार्ज, तो जो फील्ड होगा वो कहाँ पे होगा, रेडियली इनवर्ड होगा, यानी फील्ड इज इनवर्ड रेडियली, राइट। अब देखिए, मैंने यहाँ पे ये इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर को ड्रॉ कर दिया है। देखिए, ये मेरा इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर है, राइट। अब मैंने ये वायर से आर जितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी कंसिडर किया है। क्या कंसिडर किया है, ये वायर से आर जितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी कंसिडर किया है और हमें गॉस लॉ का यूज करके फाइंड करना है कि ये पॉइंट पी के ऊपर ये इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी उसका इक्वेशन हमें डिराइव करना है, राइट। क्लियर है, हमें इसमें क्या करना है, मैंने एक पॉइंट कंसिडर किया है P विच इज एट दी perpendicular distance r from the infinite long uniformly charged straight wire. Then we want to find the electric field at the point P because of the charge distributed over the length of the wire. यानी पॉइंट P के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये हमें फाइंड करना है, यानी उसका इक्वेशन हमें डिराइव करना है। ओके, अब देखिए, ये जो वायर है, राइट, उसके सिमेट्रिसिटी का यूज करके सबसे पहले हम पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का लॉजिकल डायरेक्शन क्या हो सकता है, राइट, उसको हम डिराइव कर लेते हैं, यानी उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो है OP इज द परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ वायर।
OP is the perpendicular to the length of wire. For the discussion of this topic, let us consider the point O is the midpoint of the infinite long wire. मान लीजिए कि ये जो point O है वो infinite long wire का क्या है, मिड पॉइंट है. That means half of the wire is on this side and half of the wire is on this side. Okay. अब देखिए कि पॉइंट O से अगर मैं x जितने डिस्टेंस पे, फॉर एग्जांपल ये, अब इसमें हम करेंगे क्या, देखिए बेसिकली कि पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हम फाइंड करेंगे. तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो वायर है, राइट, उसको हम छोटे छोटे लाइन एलिमेंट में डिवाइड करेंगे. फिर एक लाइन एलिमेंट की वजह से पॉइंट P के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको फाइंड करेंगे. फिर ऐसे छोटे छोटे लाइन एलिमेंट की वजह से जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा उसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे. तो हमें क्या मिलेगा, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P. समझ में आ रहा है बच्चों. हमें करना क्या है कि पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है बिकॉज ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ ऑफ द वायर. तो हम क्या करेंगे, इस वायर को पहले छोटे छोटे लाइन एलिमेंट में डिवाइड कर देंगे. एक लाइन एलिमेंट की वजह से पॉइंट P के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो फाइंड कर लेंगे एंड देन वी इंटीग्रेट द स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द स्मॉल लाइन एलिमेंट और सिंपली लाइन एलिमेंट ओवर द लेंथ ऑफ वायर. वी गेट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P. यानी ऐसे छोटे छोटे इलेक्ट्रिक फील्ड का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे. तो हमें क्या मिल जाएगा, पॉइंट P के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा. राइट. तो मैंने क्या किया है कि पॉइंट O से x जितने डिस्टेंस पे, फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए कि ये मेरा x जितना डिस्टेंस है, राइट, ये x है. x जितने डिस्टेंस पे ऊपर की तरफ मैंने एक छोटा सा, यहाँ पे मैंने क्रॉस लाइन से उसको रिप्रेजेंट किया है, राइट. ये छोटा सा मेरा एक एलिमेंट है जिसका लेंथ कितना है, dx, फॉर एग्जांपल कितना है, dx, राइट. अब आप देखिए ये लाइन एलिमेंट है और उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है. तो ये लाइन एलिमेंट का जो चार्ज है उसकी वजह से पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगा, अवे फ्रॉम दैट चार्ज, अवे फ्रॉम दैट लाइन एलिमेंट. बिकॉज हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट के लिए, किसी भी पॉइंट पे कहाँ पे होता है, आउटवर्ड होता है, रेडियली अवे होता है, यानी अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज होता है. देखिए यहाँ पे लाइन एलिमेंट में जो चार्ज है वो हमारा कौन सा है, सोर्स चार्ज है, क्योंकि उसकी ही वजह से तो पॉइंट P के ऊपर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके. तो इस चार्ज की वजह से पॉइंट P के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहाँ पे होगा, अवे फ्रॉम दैट एलिमेंट, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज. अब मान लीजिए कि मैं इसको E1 नाम दे देता हूँ, राइट, E1. एग्जैक्टली एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द O but on the below part of the wire if we consider the element of the same length. मान लीजिए कि अगर ये पॉइंट O से उतने ही डिस्टेंस पे नीचे की तरफ अगर मैं एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करूं, ये डिस्टेंस भी कितना होगा हमारा, x होगा. हाँ, ओके. तो इसके अंदर जो चार्ज है उसकी वजह से उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगा, इस डायरेक्शन में होगा, राइट. अब आप देखिए यहाँ पे दोनों का लेंथ सेम है, दोनों का डिस्टेंस भी सेम है. ओके. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगा वो ये वाला जो लाइन एलिमेंट है, राइट, उसके जितना ही मिलेगा. ये वाला लाइन एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, E1. तो ये वाले लाइन एलिमेंट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, हमें E1 ही मिलेगा. ओके. अब देखिए इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अगर मान लीजिए कि ये एंगल थीटा है फॉर एग्जाम्पल और ये एंगल भी क्या है, थीटा. तो E1 का ये डायरेक्शन का जो कंपोनेंट होगा, ये मैंने E यहाँ पे ऑलरेडी पहले लिख दिया है, राइट. आपको अभी ये देखना नहीं है, राइट. ये जो E1 का कंपोनेंट होगा अलोंग दिस डायरेक्शन, अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस यूज करूं तो ये मेरा y एक्सिस हो जाएगा और ये मेरा x एक्सिस हो जाएगा. तो E1 का ये वाला कंपोनेंट कौन सा आएगा, दिस कंपोनेंट E1 cos थीटा, राइट. और दूसरा जो कंपोनेंट आएगा परपेंडिकुलर वो कौन सा आएगा, E1 sin थीटा. सिमिलरली इसको भी आप रिजोल्व कर सकते हो. ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 वो भी थीटा जितना एंगल बना रहा है, तो उसका ये वाला कंपोनेंट कौन सा आएगा, E1 cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कौन सा आएगा, E1 sin थीटा. अब आप देखिए ये E1 sin थीटा और ये E1 sin थीटा दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कहाँ पे मिलेगा, अलोंग दिस डायरेक्शन, राइट. तो देखिए ये लॉजिकल तरीका है कोई भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का. ओके. तो इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगा, इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि हमें पता है कि ये चार कंपोनेंट में से ये दो कंपोनेंट ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया. तो बाकी जो दो कंपोनेंट है वो कौन सी डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है. तो ऑब्वियसली जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, राइट.
So this is the logical way to get the idea about the direction of electric field produced by the infinitely long uniformly charged straight wire at point P. ओके उसका मतलब ये है कि जो E का डायरेक्शन है वो किसका डायरेक्शन होगा, R का डायरेक्शन. मान लीजिए कि R जो है इट इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O. फॉर एग्जाम्पल वेक्टर R इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O. तो देखिए R और E दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है. तो आप E का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए आर कैप भी यूज कर सकते हो या तो कोई एन कैप भी यूज कर सकते हो. एन कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आर एज वेल एज E इन दिस केस, राइट, बिकॉज दिस इज द एग्जांपल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. सपोज ये वायर जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता, राइट, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होता, इस डायरेक्शन में होता, राइट, कहाँ पे होता, इस डायरेक्शन, दैट मीन्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ आर. फिर से कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की जगह पे अगर नेगेटिव चार्ज होता तो हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होता है, टूवर्ड्स द सोर्स चार्ज, यानी E1 इस तरफ होता है, E1 इस तरफ होता. तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलता है वो कौन सी डायरेक्शन में होता, इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ आर, राइट. तो कौन सा केस है उसके ऊपर ये मैटर करेगा. अगर पॉजिटिवली चार्ज है इट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आर, इफ इट इज नेगेटिवली चार्ज इट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ आर, राइट. तो कोई भी पॉइंट पे ये इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कहाँ पे होगा, इट इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द वायर एंड फॉर पॉजिटिव चार्ज इट इज रेडियली आउटवर्ड एंड फॉर नेगेटिव चार्ज इट इज रेडियली इनवर्ड. ओके, तो कोई भी पॉइंट पे आप लॉजिकली ऐसे डायरेक्शन को डिस्कस कर सकते हो. अब देखिए फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक रिंग कंसिडर करूँ ऑफ रेडियस आर, राइट, यानी देखिए ये हमारा इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ओके, और मैंने रिंग ऐसे कंसीडर किया है. द प्लेन ऑफ द रिंग इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ वायर, राइट. दिस इज द ओरिएंटेशन ऑफ द रिंग. सो ऑल द पॉइंट्स ऑफ द रिंग आर एट द सेम डिस्टेंस. क्योंकि ये रिंग है तो रिंग के जितने भी पॉइंट्स होंगे, फिर वो P हो या P डैश हो या P डबल डैश हो, राइट, सारे पॉइंट सेम डिस्टेंस पे ही होंगे. उसका मतलब क्या है कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड P पे होगा उतना ही P डैश पे होगा, उतना ही P डबल डैश पे होगा, राइट, बिकॉज ऑल द पॉइंट्स आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर. तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड P पे होगा उतना ही P डैश पे होगा, उतना ही P डबल डैश पे होगा, राइट. तो ये तो हमने डायरेक्शन यहाँ पे डिस्कस कर लिया. अब हम इसका इक्वेशन डिराइव करेंगे, राइट. अब देखिए हमें ये इक्वेशन कैसे डिराइव करना है, यूजिंग गॉस लॉ, राइट. तो गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, गॉसियन सरफेस, राइट. हमें क्या चाहिए, एक क्लोज सरफेस चाहिए जिसको हम क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस, राइट. यहाँ पे हमें कोई गॉसियन सरफेस नजर नहीं आ रहा है, राइट. हमें सिर्फ क्या दिया है, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर दिया है, राइट. लेकिन इसके अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है तो ऑब्वियसली हमें एक गॉसियन सरफेस चाहिए, राइट. अब देखिए हमने आगे भी डिस्कस किया है कि देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन कंसीडरिंग द गॉसियन सरफेस, राइट. कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप कोई भी टाइप का गॉसियन सरफेस कंसीडर कर सकते हो, राइट. लेकिन फिर अगर हमने कोई ऑड गॉसियन सरफेस कंसीडर किया तो उसके सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करना बहुत ही टफ हो जाएगा. तो इसीलिए हम सिंपलेस्ट, जो इजीएस्ट गॉसियन सरफेस होगा, यानी जिसके लिए हम इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड को इवेल्युएट कर सके, यानी जिसके ऊपर हम इक्वेशन को इजीली अप्लाई कर सके, ऐसा हम गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे. ओके, तो देखिए ये इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली स्ट्रेट वायर है हमारा, राइट, यहाँ पे. ओके, मैंने एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है, देखिए ऑफ लेंथ L, यानी ये वायर है ऐसे और ये ऐसे, मैंने यहाँ पे सिलेंडर को अज्यूम किया है. ओके, उस सिलेंडर का लेंथ कितना है, L है. अब 12 भी ले सकते हो बिकॉज हमें पता है कि जो फ्लक्स आएगा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, इट इज नॉट डिपेंड्स ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस. ओके, लास्ट में जब हम इक्वेशन डिराइव करेंगे, राइट, तब हम ये डिस्कस करेंगे कि इसमें L कहीं पे भी नहीं आएगा बिकॉज इट नॉट डिपेंड्स ऑन द साइज एंड शेप ऑफ द गॉसियन सरफेस. यानी कोई भी शेप का, कोई भी साइज का आप गॉसियन सरफेस कंसीडर कर सकते हो. बट कन्वीनियंस के लिए हमने कौन सा गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ लेंथ L. ओके, अब देखिए कि ये जो पॉइंट P है,
राइट। ये जो गॉसियन सरफेस है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, यानी ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। उसका मतलब क्या है कि उसका रेडियस कितना लिया है मैंने, आर जितना लिया है, राइट। उसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट पी है हमारा, राइट, यहाँ पे जो फर्स्ट डायग्राम है उसमें वो पॉइंट पी, अब ये गॉसियन सरफेस के लिए कहाँ पे होगा, देखिए गॉसियन सरफेस जो है वो कौन सा है, सिलिंड्रिकल है, उसका रेडियस मैंने कितना लिया है, आर जितना लिया है, राइट। तो उसका मतलब ये है कि जो पॉइंट पी हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट, वो पॉइंट पी कहाँ पे होगा, ऑन दी गॉसियन सरफेस। दैट मीन्स वी कंसिडर द गॉसियन सरफेस विच इज पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट फॉर विच वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जो गॉसियन सरफेस हम कंसिडर करेंगे वो गॉसियन सरफेस कंपलसरी कहाँ से पास होना चाहिए, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, राइट, उसी पॉइंट में से पास होना चाहिए, राइट। तो इसीलिए ये हमारा क्या हो गया, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस हो गया, जिसका लेंथ कितना है, एल है, और उसका रेडियस कितना है, आर है, राइट। रेडियस कितना लेना है हमें, जितना पॉइंट पी का वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उतना ही रेडियस हमें लेना है, राइट। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास फ्लक्स फाइंड करने के लिए टोटल 3 इक्वेशन है, राइट। उसमें हम लास्ट जो 2 इक्वेशन है उसको हम यूज करेंगे। एक इक्वेशन है हमारा इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, और दूसरा इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ सिग्मा क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन जीरो। यानी दोनों इक्वेशन का यूज करके हम फ्लक्स फाइंड करेंगे एंड देन आफ्टर वी कंपेयर बोथ द इक्वेशन वी गेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस का यूज करके फ्लक्स फाइंड करेंगे, फ्लक्स लिंक विद द गिवन गॉसियन सरफेस, राइट। ये कौन सा गॉसियन सरफेस है, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। कितना फ्लक्स लिंक होगा वो फाइंड कर लेंगे, फिर उसी फ्लक्स के इक्वेशन को हम फाइंड करेंगे यूजिंग गॉस लॉ, फिर दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो देखिए मैंने फर्स्ट इक्वेशन जो यहां पे लिखा है वो कौन सा है, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है, टोटल फ्लक्स लिंक विद द गॉसियन सरफेस फाई इज इक्वल टू, देखिए यहां पे टोटल कितनी सरफेसिस है, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ सरफेसिस इन केस ऑफ सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। एक तो 2 सर्कुलर यहाँ पे हमारे पास सरफेसिस है, राइट, 2 एंड सरफेसिस, और एक कर्व सरफेस है। तो हम क्या करेंगे, तीनों सरफेस के साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा वो फाइंड कर लेंगे, फिर सबका समेशन करेंगे तो हमें नेट फ्लक्स मिल जाएगा, ओके। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, फाई इज इक्वल टू फ्लक्स लिंक विद द 2 एंड्स ऑफ द सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस प्लस फ्लक्स लिंक विद द कर्व्ड सरफेस, राइट। अब देखिए हमें पता है कि ये जो यहाँ पे सर्कुलर पैच है, राइट, उसका एरिया वेक्टर कहाँ पे होगा, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, राइट। तो इसका एरिया वेक्टर होगा ऐसे, और हमें पता है कि ये जो सर्कुलर पैच है ऑफ रेडियस आर, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगा, इस डायरेक्शन में होगा। अभी हमने इस डायग्राम में डिस्कस किया कि कोई भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगा, इट इज अलोंग द परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द वायर, राइट। यानी ये इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी पॉइंट पे आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। तो देखिए कि ये जो सर्कुलर पैच है उसका एरिया वेक्टर ए, अब एरिया वेक्टर को ए या फिर डेल्टा एस या तो फिर कुछ भी डिनोट, कोई भी सिंबल से डिनोट कर सकते हो, राइट। तो ए और ई के बीच का एंगल कितना आएगा, यहाँ पे 90 आएगा। तो हमें पता है कि ई डेल्टा एस कॉस 90 के हिसाब से, कॉस 90 क्या होता है, 0, यानी ये सर्कुलर पैच के साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा, 0 होगा, राइट। सिमिलरली यहाँ पे इसका एरिया वेक्टर कहाँ पे होगा, नीचे होगा। ये सर्कुलर पैच के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। तो फिर से यहाँ पे भी एंगल कितना बनेगा, 90 बनेगा, राइट। तो हमें फ्लक्स क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब हमारे पास बचा कौन सा, कर्व्ड सरफेस, राइट। तो कोई भी पॉइंट के ऊपर हम क्या करेंगे, एक छोटा सा कर्व सरफेस के ऊपर एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे जिसका एरिया कितना होगा, डेल्टा एस जितना। अब देखिए ये सर्कुलर पैच है, ये कर्व सरफेस है, मान लीजिए ये आपका सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, राइट। ये कर्व सरफेस के कोई भी पॉइंट के ऊपर छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करो तो उसका एरिया वेक्टर और उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, यानी दोनों के बीच का एंगल क्या आएगा, 0 आएगा, राइट। तो हमें फ्लक्स कितना मिलेगा, देखिए यहाँ पे फाइनली मैंने जो सिलिंड्रिकल पैच हमारे थे 2, राइट, उसके लिए फ्लक्स हमें क्या मिला, 0 मिला। अब कर्व सरफेस के लिए मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिख दिया, देखिए इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। अब ये जो कर्व सरफेस है वो कर्व सरफेस के सारे पॉइंट सेम डिस्टेंस पे है वायर से, उसका मतलब क्या है कि कर्व सरफेस के हर एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। सेम का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म। तो अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है तो उसको आप इंटीग्रेशन में से बाहर ले सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ई
ds cos थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे थीटा क्या है 0, तो cos 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, राइट। तो फाइनली ये e को मैं बाहर ले सकता हूँ, बिकॉज हमें पता है कि कर्व सरफेस के सारे पॉइंट सेम डिस्टेंस पे है। अगर सारे पॉइंट सेम डिस्टेंस पे है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो उसको आप इंटीग्रेशन में से बाहर ले सकते हो, राइट। तो ये क्या हो जाएगा e इंटीग्रेशन ds, यानी कर्व सरफेस के ऊपर अगर हम छोटे छोटे ऐसे एरिया एलिमेंट का हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल एरिया ऑफ द कर्व सरफेस। हमें पता है कि सिलेंडर के अंदर जो कर्व सरफेस है उसका एरिया टोटल कितना होगा 2 पाई r इंटू एल। आर इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड एल इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। तो फाइनली इस इक्वेशन के हिसाब से हमें फ्लक्स कितना मिला, E इंटू 2 पाई r l, राइट। अब देखिए इंटरेस्टिंग यहाँ पे फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। अब सिग्मा क्यू क्या होता है, सिग्मा क्यू इज द अमाउंट ऑफ चार्ज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस, राइट। तो देखिए यहाँ पे ये मैंने जो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है, राइट, उसका लेंथ कितना है l जितना है, राइट। अब वायर के ऊपर जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसका डेंसिटी कितना है, लैम्बडा है। तो लैम्बडा का मतलब क्या है, यूनिट लेंथ के अंदर लैम्बडा जितना चार्ज होगा, राइट। तो ये जो गॉसियन सरफेस है वो कितने लेंथ का वायर एनक्लोज कर रहा है अपने अंदर, एल लेंथ का। कितने लेंथ का, एल लेंथ का। तो उसका मतलब क्या है कि ये एल लेंथ के अंदर जितना चार्ज होगा उतना ही चार्ज ये गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज होगा। बाकी जो चार्ज है वो कहाँ पे होगा, बाहर होगा। हमें पता है कि जो गॉस लॉ है उसके अंदर जो चार्ज एनक्लोज होता है बाय द गॉसियन सरफेस उसको ही हम कंसिडर करेंगे, राइट। तो उसका मतलब क्या है कि जो एल लेंथ के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उतना ही चार्ज ये गॉसियन सरफेस क्या करेगा, एनक्लोज। तो टोटल एल लेंथ के ऊपर चार्ज कितना होगा, यूनिट लेंथ के ऊपर लैम्बडा जितना है तो एल लेंथ के ऊपर कितना आएगा, लैम्बडा इंटू एल, राइट। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सिग्मा क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू सिग्मा क्यू कितना आएगा हमारा, लैम्बडा इंटू एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। अब ये दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, राइट। और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, ई क्या है यहाँ पे, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी विच इज एट द डिस्टेंस आर फ्रॉम द यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, राइट। तो देखिए हम यहाँ पे दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयर बोथ द इक्वेशंस। ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्बडा एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। तो E इज इक्वल टू लैम्बडा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर। यहाँ पे एल एल कट हो जाएगा। देखिए आगे ही मैंने बताया था कि आप कोई भी लेंथ का सिलिंड्रिकल सरफेस कंसीडर करो, फाइनली वो लेंथ क्या हो जाएगा, इक्वेशन में कट हो जाएगा, राइट। क्योंकि हमें पता है इट डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस, राइट। अगर इसी इक्वेशन में हम ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड करें, राइट, 1/4 बाय एप्सिलॉन 0 क्या होता है, के होता है। तो इक्वेशन को हम थोड़ा रिड्यूस कर देंगे तो वो इजीली हमें याद रह जाएगा, राइट। तो E इज इक्वल टू फाइनली क्या हो जाएगा हमारे पास 2 के लैम्बडा अपॉन आर। कितना हो जाएगा, 2 के लैम्बडा अपॉन आर, ओके। 1/4 बाय एप्सिलॉन 0 की जगह पे मैंने क्या लिखा है, के लिखा है। तो दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। ये किसका इक्वेशन है, इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस by the infinitely long straight uniformly charged wire at point P which is at the perpendicular distance R from the wire, right। तो देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ किसका फंक्शन है, R का ही फंक्शन है, राइट। E is proportional to 1/r, okay। So electric field is varying according to E proportional to 1/r. It is varying according to reciprocal of R, right, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। अब देखिए मैंने यहाँ पे इसका वेक्टर फॉर्म लिखा है, E इज इक्वल टू 2 के लैम्बडा अपॉन आर इंटू एन कैप। एन कैप रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। यहाँ पे देखिए आगे जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया था उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये था, राइट। उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या यूज किया है, एन कैप यूज किया है। सो एन कैप शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है यानी जो एन कैप का डायरेक्शन है वो कहां पे होगा, राइट। तो मैंने यहां पे लिखा है, देखिए द डायरेक्शन ऑफ एन इज द एन कैप इज द रेडियल यूनिट वेक्टर इन द प्लेन नॉर्मल टू द वायर पासिंग थ्रू द पॉइंट, राइट। यानी एन कैप कहां पे होगा, इट इज इन द प्लेन विच इज नॉर्मल टू द लेंथ ऑफ वायर, राइट। तो देखिए ये
आर रेडियस का मेरा क्या है, एक रिंग है, राइट, ये पॉइंट पी है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, राइट, लाइक दिस। तो ये जो ई यानी जो एन कैप का डायरेक्शन है वो कहाँ पे होगा, इट इज इन द नॉर्मल, इट इज इन द प्लेन विच इज नॉर्मल टू द लेंथ ऑफ द वायर एंड away from the point P, away from the wire for the positive charge and towards the wire for the negative charge. Okay.